तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। ये जो चैप्टर है वो जनरली हर एक बच्चे को परेशान करता है, पर आप यकीन मानो ये जो चैप्टर है वो जितना दिखने में टफ लगता है उतना रियलिटी में है नहीं। हम इस चैप्टर को विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करेंगे जिससे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्लानेट अर्थ। यहाँ पर किसी जगह पर गर्मी होती है, सर्दी होती है, कहीं पर गरम गरम हवाएं चलती हैं, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कहीं पर बहुत कम बरसात होती है। तो ये क्यों होती है सारी चीज़ें, कभी आपने सोचा है? तो इसे हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी छोटे समय के लिए किसी जगह कैसा एटमोस्फेयर है उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे मान लो एक लड़का खड़ा है ओपन में, उसे बहुत धूप लग रही है, बेचारे को बहुत पसीना आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि वेदर कैसा है? हॉट है। अब मान लो अचानक से बरसात होने लगती है, तो अब हम क्या कहेंगे कि वेदर कंडीशन कैसी हो गई है? रेनी हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएशन आते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब जो बदलाव आते हैं वातावरण के अंदर छोटे छोटे टाइम के लिए, उसे हम वेदर कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी जगह पर लंबे समय से कैसा वेदर है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये है हमारी इंडिया, इसमें वेस्ट की तरफ थार डेजर्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जनरली हॉट एटमॉस्फेयर रहता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप मुझे ये बताओ कि हम यहाँ के एटमॉस्फेयर को हॉट क्लाइमेट कहेंगे या हॉट वेदर कहेंगे? तो चलो मैं ही बताता हूँ, हम यहाँ के एटमॉस्फेयर को हॉट क्लाइमेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो काफी लंबे समय से गर्म है। यहाँ कभी कभी बरसात भी होती है, हवाएं भी चलती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर गर्मी रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि थार डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी जगह पर लंबे समय से एवरेज वेदर कैसा है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, और जो डे टू डे फिनोमेना होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए जो वातावरण बनता है, उसे हम वेदर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो देखो, हमारी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब आप लोग कहोगे कि भैया आपने तो बताया था कि अगर एक ही जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन लंबे समय तक रहेगी तब हम किसी जगह के वातावरण को क्लाइमेट कहेंगे। बट हमारी इंडिया में तो हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, जैसे गर्मी, बरसात, सर्दी। तो हमारे यहाँ क्लाइमेट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि भले ही हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं, बट आपने एक चीज नोटिस की कि यही मौसम हर साल रिपीट होते हैं। हर साल हमें यही क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, और यही सिस्टम काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तभी तो हमारी इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून है, यानी कि मौसमी है। अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। ये केवल हमारी इंडिया का क्लाइमेट नहीं है, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में यही क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये जो मॉनसून बर्ड है वो एक अरेबिक बर्ड मौसम से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। तो हमारी जो इंडिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो समर के टाइम पर राजस्थान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरों जम्मू कश्मीर में एवरेज टेम्परेचर मात्र 20 डिग्री तक रहता है। अगर हम विंटर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के द्रास में टेम्परेचर पहुंच जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। वहीं दूसरी ओर तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर मात्र 22 डिग्री रहता है। तो देख रहे हो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर कितना वेरिएशन है। इसके अलावा अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, मतलब रेनफॉल की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा बर्फ गिरती है। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा बरसात होती है। सिमिलरली इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर भी काफी बरसात होती है, बट इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर काफी कम बरसात होती है। तो यहाँ पर भी वेरिएशन देखने को मिलता है। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, मतलब वो एरिया जो समुद्र से लगा हुआ है, ऐसे एरिया में टेम्परेचर के अंदर काफी कम वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये एरिया समुद्र से कनेक्टेड है। इसलिए कोस्टल एरियाज के अंदर टेम्परेचर लगभग मॉडरेट रहता है, मतलब एक जैसा टेम्परेचर रहता है। तो इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि भले ही पूरी इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून है, बट अलग अलग जगहों पर हमारी इंडिया का क्लाइमेट वेरी करता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन की वजह से लोगों की लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि उनको अपने अपने रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से घर बनवाने पड़ते हैं। इसके अलावा लोगों की क्लॉथिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है।
अब सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन क्यों आते हैं। इसे जानने के लिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है क्लाइमेटिक कंट्रोल। ऐसे क्या फैक्टर्स है जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले ऐसे 6 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड आपको पता ही क्या होते हैं। तो जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अर्थ की कर्वेचर के ऊपर, उन्हें ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब सिचुएशन क्या होती है, जैसे मान लो ये है अर्थ और ये है सन। अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस होती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर की ऊपर की ओर होता है नॉर्थ पोल और इक्वेटर की नीचे की ओर होता है साउथ पोल। अब होता क्या है कि अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो सनरेज होती हैं वो अर्थ के इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती है। मतलब सन की जो लाइट आती है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर पड़ती है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वहां पर सन की लाइट बहुत कम पहुंच पाती है। अब आप ही बताओ, जहां पर सन की सबसे ज्यादा रेज आएंगी वहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, इसलिए इक्वेटर वाला रीजन हॉट रहता है। और वहीं पोल्स पर सन की बहुत कम रेज पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहां का जो रीजन होता है वो कोल्ड रहता है। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड फैक्टर, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई। अगर हम नॉर्मल लैंड से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्लाइमेट ठंडा होता जाता है। मतलब जितनी ज्यादा तुम हाइट पर जाओगे तुम्हें उतना ही ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, इसलिए तो माउंटेन्स के ऊपर क्लाइमेट ठंडा रहता है। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जो कि है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे मान लो ये एक नॉर्मल लैंड है, उसके जस्ट पास में ओशियन है। लैंड के ऊपर एयर होगी, सिमिलरली ओशन के ऊपर भी एयर होगी। अब एक सिचुएशन कंसीडर करो कि समर का सीजन चल रहा है और उसके साथ साथ सन की अच्छी खासी रेज भी आ रही है। तो देखो होता क्या है, तो समर के टाइम पर जो लैंड के ऊपर की एयर होती है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगती है, और वहीं जो ओशियन के ऊपर की एयर होती है वो उतनी गर्म नहीं हो पाती है। वो इस एयर के कंपैरिजन में ठंडी रहती है, यानी कि कोल्ड रहती है। अब जो गर्म हवा होती है वो लाइट वेटेड होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर राइज करने लगती है। तो जब मोस्ट ऑफ द एयर ऊपर की ओर चली जाती है तो नीचे वाले रीजन में एयर की कमी हो जाती है। तो इस वाले रीजन में बनता है लो प्रेशर। ऑन दी अदर एंड जो ओशन के ऊपर की एयर होती है वो आपको पता है ठंडी है, और ठंडी एयर ऊपर की ओर राइज नहीं करती है, जिसकी वजह से जहां पर हवा की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। अब आप खुद ही सोचो कि विंड किस तरह ब्लो करेगी, मतलब हवा किस तरह बहेगी। ऑब्वियसली जहाँ हवा की कमी है एयर भी उसी तरह फ्लो करेगी, मतलब एयर फ्लो करेगी हाई टू लो प्रेशर। तो अभी तक मैंने आपको समर की सिचुएशन बताई है। अब हम बात करते हैं विंटर्स की। विंटर्स में क्या सिचुएशन रहती है? तो सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में उल्टा होता है। कैसे? लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, पर वहीं जो ओशियन के ऊपर की एयर होती है वो उतनी ठंडी नहीं हो पाती है, मतलब इसके कंपैरिजन में हॉट रहती है। अब आपको पता है कि आगे क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर जाएगी, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ की हवा ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ये ठंडी है, इसलिए यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। अब आप मुझे ये बताओ कि विंड किस तरह फ्लो करेगी। ऑब्वियसली जहाँ एयर की कमी है विंड्स भी उसी तरह फ्लो करेंगी, मतलब एयर फ्लो करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो एरिया समुद्र से कनेक्टेड रहता है वहां पर ना ही गर्मी ज्यादा पड़ती है और ना ही सर्दी। वहां का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है, जैसे कि इंडिया का कोस्टल एरिया, यहाँ पर टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है। बट अगर हम बात करें नॉर्थन इंडिया की, तो नॉर्थन इंडिया थोड़ी ना सी से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों के टाइम पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों के टाइम पर बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसे हम कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ओशियन करंट। आप इसके नाम पर मत जाना, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओशियन करेंट्स डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर विच फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन अ डेफिनेट पैटर्न। आप इस डायग्राम को देखो, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। इस मैप पे जो ब्लूइश टाइप का पोर्शन दिख रहा है वो है ओशियन। तो इन ओशियंस में भी वाटर फ्लो करता है, जैसे रिवर्स में वाटर फ्लो करता है ना, ठीक उसी प्रकार से ओशियन के अंदर भी वाटर फ्लो करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये ओशियन के अंदर जो वाटर फ्लो करता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसके लिए आप इन एरोस को देख सकते हो, जिससे हमें आसानी से पता चल सकता है कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये जो वाटर फ्लो होता है ओशियन के अंदर, उसी को हम ओशियन करेंट्स बोलते हैं। अब आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें कुछ एरोज ब्लैक हैं और कुछ एरोज रेड है। तो इसका क्या मतलब है? तो जो ब्लैक वाले एरोज है वो कोल्ड ओशियन करंट को दर्शा रहे हैं, मतलब कोल्ड वाटर फ्लो को दर्शा रहे हैं, और जो रेड वाले एरोज है वो वार्म ओशियन करंट को दर्शा रहे हैं, यानी कि वार्म वाटर फ्लो को दर्शा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ओशियन करंट कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। देखो, अगर कोई लैंड कोल्ड ओशियन करंट के कांटेक्ट में आती है तो वहां का क्लाइमेट कोल्ड हो जाएगा, और अगर कोई लैंड वार्म ओशियन करंट के कांटेक्ट में आ रही है तो वहां का क्लाइमेट हॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स। किसी भी जगह का रिलीफ कैसा है उससे भी क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक माउंटेन है
माउंटेन की इस तरफ एक बस्ती बसी हुई है और माउंटेन की उस तरफ भी एक बस्ती बसी हुई है। अब मान लो इस तरफ से विंड्स आ रही है और इन विंड्स में अच्छा खासा मॉइस्चर भी है, तो माउंटेन की वजह से ये विंड उस तरफ नहीं जा पाएंगी, बल्कि ये माउंटेन से टकरा कर ऊपर की ओर चली जाएंगी। क्योंकि हमें पता है कि इन विंड्स में अच्छा खासा मॉइस्चर भी है, इसलिए जो ऊपर जाके क्लाउड बना लेंगी, और जब ये क्लाउड बना लेंगी तो क्या होगा, बारिश होगी। तो इस वाले रीजन में बारिश हो जाती है। बट वहीं दूसरी ओर बारिश नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उधर तो विंड पहुंच ही नहीं पाई। तो तुम समझ सकते हो कि माउंटेन की वजह से तो आसपास की जगहों के क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह का रिलीफ कैसा है उससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट होता है। हमने 6 फैक्टर्स को डिस्कस किया था: latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features। बट इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इंडिया के क्लाइमेट को मेनली 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड एंड थर्ड है प्रेशर एंड विंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट। मान लो ये है हमारी अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस होती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें अपनी इंडिया कहाँ पर है? नहीं दिखी? चलो मैं बताता हूँ। ये रही हमारी इंडिया। अर्थ के ऊपर होता है नॉर्थ पोल और अर्थ के नीचे होता है साउथ पोल। तो जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड मिलता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ पर जो लैटिट्यूड मिलता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब समझने वाली बात क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोलर रीजन के बीच वाला जो एरिया होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ये वाला जो रीजन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोलर रीजन के बीच वाला जो रीजन होता है वो भी होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। अब जरा ध्यान से देखो, जो सन से जो रेज आती हैं वो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन पर पड़ती है, और जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से दूर होते जाते हैं, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल या पोलर रीजन की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो सन की हीट कम होती जाती है। मतलब आपको केवल इतना ही याद रखना है कि ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा हीट पड़ती है सन की, वहीं सब ट्रॉपिकल रीजन में सन की थोड़ी कम हीट पड़ती है। अब आप इसमें अपनी इंडिया पर फोकस करो तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी इंडिया को लगभग 2 हिस्सों में बांट रही है। और आप एक और चीज नोटिस करो कि हमारी इंडिया अर्थ की ऐसी लोकेशन पर है जहां पर इंडिया का आधा हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में आता है और आधा हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो कहने की बात यह है कि इंडिया में दोनों तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जो कि है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाइट कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब ठंडा होता जाता है। अब अपनी इंडिया को नोटिस करो तो इंडिया में नॉर्थ की तरफ हिमालयन माउंटेन्स जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये माउंटेन्स जिनका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं, मतलब इस तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं, वो इंडिया में एंट्री नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं वो इन कोल्ड विंड्स को रोकने का काम करते हैं, एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं और कड़ाके की ठंड से हमें बचाते हैं। इसलिए हमारी इंडिया के अंदर उतनी ज्यादा सर्दी देखने को नहीं मिलती कि लोगों को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो। थर्ड फैक्टर है प्रेशर एंड विंड्स। इंडिया के क्लाइमेट को प्रेशर एंड विंड कैसे अफेक्ट करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये है हमारी इंडिया। हमारी इंडिया इस तरीके से लोकेटेड है कि हमारी इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से विंड्स आती है, मतलब इस तरफ से विंड्स आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विंड सीधी सीधी क्यों नहीं आती, ऐसे क्यों आती है, ऐसी टिल्ट होकर क्यों आती है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली घूम रही है, जिसकी वजह से विंड्स पर एक फोर्स लगता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स ऐसे ना आकर इस तरीके से आते हैं। ये जो विंड्स होती है इनके अंदर बहुत ही कम मॉइस्चर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विंड्स नॉर्मल लैंड के ऊपर से आ रही है, मतलब जमीन के ऊपर से आ रही है। और हमको पता है कि हवा अगर जमीन के ऊपर से आती है तो उनके अंदर मॉइस्चर ना के बराबर रहता है। मॉइस्चर उन्हीं विंड्स के अंदर होता है जो विंड्स ओशियन के ऊपर से आती है, पर ये विंड्स तो लैंड के ऊपर से आ रही है, इसलिए इनके अंदर तो मॉइस्चर होगा ही नहीं। और अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इन विंड्स की वजह से बरसात भी नहीं होगी। पर ऐसा होता है क्या? हमारे इंडिया के अंदर तो खूब बरसात होती है, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं।
हमारी जो इंडिया है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही यूनिक है। विंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती जरूर है पर हमेशा नहीं। समर में सिचुएशन अलग हो जाती है। समर में क्या होता है कि विंड इस तरफ की बजाय इस तरफ से फ्लो करने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि समर के टाइम पर इंडिया की लैंड बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगती है और गर्म होने की वजह से लैंड पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। वहीं जो ओशियन है वो उतना गर्म नहीं हो पाता है, मतलब लैंड के कंपेरिजन में ओशियन ठंडा रहता है, इसलिए ओशियन पे रहता है हाई प्रेशर। और आपको पता है कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसलिए इंडिया में विंड समर के टाइम पर इस तरफ से जाने लगती है। अब आपने एक चीज नोटिस की, ये जो विंड्स हैं वो ओशियन से आ रही हैं, इसलिए इनमें मॉइस्चर भी होगा और अगर मॉइस्चर होगा तो ये बरसात भी करेंगी, तो इस तरह से बरसात होती है। और तो से इन्हीं विंड्स को हम मॉनसून विंड्स कहते हैं क्योंकि यही वो विंड्स है जो बरसात लाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी विंड्स के बारे में पढ़ा है वे सारी सरफेस विंड्स थी, मतलब ऐसी विंड्स जो जमीन से लगकर चलती हैं। पर दोस्तों कुछ विंड्स ऐसी भी होती हैं जो अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर फ्लो करती हैं, ऐसी विंड्स को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे जेट स्ट्रीम की? देखो, जेट स्ट्रीम आर अ नैरो बेल्ट ऑफ अ हाई स्पीड वेस्टर्ली विंड्स व्हिच ब्लोज इन ट्रोपोस्फियर। अब समझते हैं ये क्या है। तो ये है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती है। ऐसी ये वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और इसी ट्रोपोस्फियर के टॉप में बहुत ही स्पीड में कुछ विंड्स फ्लो करती हैं जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर आपको दो जेट स्ट्रीम दिख रही होंगी। ये अर्थ से काफी ऊपर है, ये 2D डायग्राम है इसलिए शायद आपकी समझ में ना आ रहा हो, बट ये विंड्स अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर फ्लो कर रही है। ऐसे ही दो सिमिलर जेट स्ट्रीम नीचे और होते हैं, बट हमको इनको नहीं पढ़ना है इसलिए इनको हटाओ। ये ऊपर वाली जो जेट स्ट्रीम होती है उसे हम बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम, और ये वाली जो जेट स्ट्रीम होती है उसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। हमें केवल इस वाली जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है क्योंकि यही वाली जेट स्ट्रीम हमारी इंडिया के ऊपर से फ्लो करती है और इसी जेट स्ट्रीम की वजह से हमारी इंडिया का क्लाइमेट भी अफेक्ट होता है। विंटर के टाइम पर ये जेट स्ट्रीम हिमालयन माउंटेन के साउथ की तरफ रहती है और जैसे ही समर सीजन आता है तो ये जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ITCZ के मूव करने से। अब आप लोग कहोगे कि ITCZ क्या होता है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको केवल इतना ही याद रखना है कि विंटर में जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में रहती है और समर में हिमालय के नॉर्थ में रहती है। अब सवाल ये उठता है कि जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। तो होता क्या है कि विंटर में जेट स्ट्रीम यहाँ पर रहती है, मतलब हिमालय के साउथ में रहती है। अब होता क्या है कि ये जो आपको सी दिख रहा है वो है मेडिटेरियन सी। इस सी में साइक्लोन्स आते हैं जिसकी वजह से आसपास के रीजन में काफी बारिश हो रही होती है। तो जब जेट स्ट्रीम इस रीजन से पास हो रही होती है तो वो अपने साथ मॉइस्चर ले आती है और मॉइस्चर की वजह से जेट स्ट्रीम थोड़ी भारी हो जाती है और थोड़ी स्पीड भी कम हो जाती है इसकी। जब ये जेट स्ट्रीम हमारी इंडिया के ऊपर से जा रही होती है तो ये हमारी इंडिया के हिमालयन माउंटेन से टकरा जाती है। क्योंकि इन विंड्स में मॉइस्चर होता है इसलिए ये थोड़ी बहुत बारिश कर देती है। तभी तो आप देखते होंगे कि कभी कभी विंटर्स में भी बारिश हो जाती है, तो उसका एक फैक्टर जेट स्ट्रीम भी होती है। द इंडियन मॉनसून। तो दोस्तों अब हम अपने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको अभी तक पता तो चल ही गया होगा कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, और अगर नहीं चला है तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून। अब आप लोग कहोगे क्या होता है मॉनसून? द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मॉनसून। अब आप अपनी इंडिया को देखो, मैंने आपको इंडिया का विंड सिस्टम बताया था। सर्दियों में विंड इस तरफ से फ्लो करती है और वही समर में ये सिस्टम रिवर्स हो जाता है, विंड्स इस तरफ से फ्लो करने लगती है और इन्हीं विंड्स की वजह से बरसात होती है। तो ये जो फिनोमेना होता है उसे ही हम मॉनसून कहते हैं। अब आप इस अर्थ को देखो तो ये वाला जो रीजन होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। ये मैं तुम्हें पहले ही बताया था। तो ट्रॉपिकल रीजन में मॉनसून एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब इस ट्रॉपिकल रीजन में मॉनसून एक्सपीरियंस होता है। नाउ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मॉनसून का मैकेनिज्म 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये रहे वो 5 फैक्टर्स। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। कि लैंड बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। वहीं जो ओशियन होता है वो लेट गर्म होता है और लेट ठंडा भी होता है, इसलिए गर्मियों में लैंड पर हो जाता है लो प्रेशर और ओशियन पे होता है हाई प्रेशर, जिसकी वजह से विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। सेकेंड फैक्टर है द शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ ITCZ। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये ITCZ क्या होता है। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ब्लू जोन और रेड जोन में समझ, ठीक है। तो क्या होता है ये देखो, हमारी जो अर्थ होती है वो एकदम सीधी नहीं होती है बल्कि थोड़ी टिल्टेड होती है, मतलब ऐसी होती है। और तुम्हें एक और चीज पता होगी कि हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है। अब अपनी अर्थ को देखो तो अब सन की सबसे ज्यादा हीट कहाँ पर आएगी? इक्वेटर पर। तो इस रीजन में बनेगा लो प्रेशर, और जहां पर लो प्रेशर बनेगा वहां पर विंड्स आके कन्वर्ज होंगी।
तो जहां पर विंड्स आके कन्वर्स होंगी वो रीजन होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, यानी कि ITCZ। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि ITCZ हमेशा यही रहेगा, कभी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बनता है तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर बनता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सन की सबसे ज्यादा हीट आएगी वो रीजन होगा ITCZ, इसलिए ITCZ मूव करता है और इसी ITCZ के मूव करने की वजह से इंडिया क्लाइमेट भी अफेक्ट होता है। थर्ड फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑन द ईस्ट ऑफ मडागास्कर। अब गाइस आप मैप में देखो, आपको ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है उस आइलैंड का नाम है मडागास्कर। इस आइलैंड के ईस्ट में काफी ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो जब मॉनसून विंड इंडिया में जारी होती है तब मडागास्कर की जो हाई प्रेशर विंड्स होती है वो भी इंडिया की तरफ फ्लो करने लगती है, तो इसकी वजह से मॉनसून विंड्स और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेट्यू। अब आप इस मैप में देखो, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो टिबेटन प्लेट्यू है। तो होता है कि समर में ये प्लेट्यू बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर के कारण जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है इसकी तरफ। फिफ्थ फैक्टर है मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। देखो मैंने आपको बताया था कि विंटर्स में जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में रहती है, और जब समर सीजन आता है तभी जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है। इससे फायदा क्या होता है कि जो मॉनसून विंड्स होती है उन्हें स्पेस मिल जाता है और वे आसानी से इंडिया पहुंच जाती है और बारिश करती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इंडिया में मॉनसून विंड्स आ पाती हैं और तब जाके इंडिया में बारिश होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक और कंसेप्ट समझना है, तो इसके लिए आप इस मैप में देख दो। यहाँ पर जो ओशियन है वो है इंडियन ओशियन, और यहाँ पर जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन। अब देखो होता क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन में जनरली हाई प्रेशर रहता है, मतलब यहाँ पर, और वहीं ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन में यानी कि यहाँ पर रहता है लो प्रेशर। इसलिए जो विंड्स होती हैं वो यहाँ से इस तरफ को जाती है। बट कुछ सालों में ऐसा देखने को मिलता है कि पैसिफिक ओशियन में हो जाता है लो प्रेशर और इंडियन ओशियन में हो जाता है हाई प्रेशर, इसलिए अब विंड्स यहाँ से यहाँ की तरफ जाने लगती हैं। तो ये जो चेंजेस आते हैं प्रेशर कंडीशन के अंदर, इसी को हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, और इसी की वजह से हमारी इंडिया का क्लाइमेट भी अफेक्ट होता है। ऐसा देखा गया है कि जब भी विंड्स इस तरफ से इस तरफ फ्लो करती हैं तो मॉनसून स्ट्रांग रहता है, मतलब इंडिया में काफी अच्छी बारिश होती है, और वहीं अगर विंड्स इस तरफ से इस तरफ फ्लो करती है तो मॉनसून वीक रहता है, मतलब इंडिया में बहुत कम बरसात होती है। सदर्न ऑसिलेशन से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो कि है एल नीनो। तो जब नॉर्मल सिचुएशन रहती है, मतलब यहाँ पर रहता है लो प्रेशर और यहाँ पर रहता है हाई प्रेशर, तो ओशियन करंट ऐसे फ्लो करता है। इस करंट को हम पेरुवियन करंट कहते हैं, और ये जो करंट है वो एंटार्क्टिका से आ रहा है, इसलिए ये ठंडा रहता है। बट जब प्रेशर चेंज होता है, यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर और यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर, तब करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो करने लगता है। ये जो करंट है वो इक्वेटर से आ रहा होता है, इसलिए ये गर्म रहता है। तो ये जो कोस्ट है पेरुवियन कोस्ट, वार्म ओशन करंट के कारण यहाँ का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है। ये फेनोमेना क्रिसमस के अराउंड होता है, इसलिए इसको एल नीनो कहते हैं। द ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून। इस टॉपिक में हम मॉनसून के आने से लेकर जाने तक की पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में मॉनसून अर्ली जून से शुरू होकर लेट ऑफ सितंबर तक रहता है, यानी कि लगभग 100 से 120 दिन तक रहता है। जब मॉनसून आ ही रहा होता है तब इंडिया में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, और जैसे ही मॉनसून इंडिया में आ जाता है तो अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है, और ये बारिश कॉन्स्टेंटली होती है छोटे छोटे ब्रेक्स में। इसको हम बस्टिंग ऑफ मॉनसून कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मॉनसून इंडिया में कैसे एंट्री करता है। तो आपको बस इस मैप में देखना है। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं वे सबसे पहले इंडिया के पेनिनसुला के सदर्न टिप पर हिट करती हैं और केरला वाले रीजन में बारिश करती है। उसके बाद ये जो विंड्स होती हैं वो दो हिस्सों में बट जाती है, एक बनती है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बनती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये जो अरेबियन सी ब्रांच होती है वो लगभग 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है और वहां पर बारिश करती है, और वहीं जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है वो असम पहुंचती है। अब आपको पता है कि इंडिया के इस वाले रीजन में माउंटेन्स है, तो ये विंड्स आगे की तरफ तो जा नहीं सकती, इसलिए ये टर्न हो जाती है और पहुंचती है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में। और वही जो अरेबियन सी ब्रांच होती है वो सौराष्ट्र कच्छ की ओर जाती है, और फाइनली ये भी इंडिया के सेंट्रल पार्ट की तरफ मूव कर जाती है, और मिड जून तक ये दोनों ब्रांच आपस में मिल जाती है। उसके बाद जून के एंड में दिल्ली में बरसात होती है, और जैसे ही जुलाई का पहला वीक स्टार्ट होता है तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान तक मानसून पहुंच जाता है, और बाय द मिड ऑफ जुलाई, जुलाई के मिड तक मानसून हिमाचल प्रदेश और पूरी इंडिया में पहुंच जाता है।
अब हम बात करते हैं विड्रॉल ऑफ मॉनसून की। मॉनसून इंडिया में आ तो गया, लेकिन अब जाएगा कैसे? बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट इस मैप में ही देखना है। तो सितंबर की शुरुआत में मॉनसून इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से जाना शुरू करता है। फिर उसके बाद अक्टूबर के मिड तक मॉनसून पूरे नॉर्थ इंडिया से चला जाता है और अर्ली दिसंबर तक तो पूरी इंडिया से ही मॉनसून गायब हो जाता है। द सीजन्स, हमारे इंडिया में 4 तरीके के मौसम देखने को मिलते हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर सीजन, दूसरा है हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन, और तीसरा है एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीजन, और चौथा है रिट्रेटिंग मानसून यानी ट्रांजिशन मानसून। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन की यानी कि विंटर सीजन की। तो इंडिया में विंटर मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी के एंड तक इंडिया में रहता है। जनरली इंडिया में सबसे ज्यादा सर्दी दिसंबर और जनवरी के मंथ में पड़ती है। इनफैक्ट नॉर्थन इंडिया के सबसे कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर और जनवरी माने जाते हैं। इंडिया के नॉर्थन पार्ट में फ्रॉस्ट देखने को मिलती है यानी कि ओस देखने को मिलती है, और वहीं हिमालय वाले रीजन में तो स्नोफॉल देखने को मिलती है। विंटर्स में भी एक बरसात होती है जिसे हम महावत कहते हैं। ये बरसात रबी क्रॉप्स के लिए काफी उपयोगी साबित होती है। नाउ वी टॉक अबाउट हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन। समर सीजन इंडिया में मार्च से मई तक रहता है। इस सीजन में इंडिया के नॉर्थन पार्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में दिन के टाइम पर एक तरह की स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो करती है जिसे हम लू कहते हैं। इसके साथ साथ डस्ट स्टॉर्म भी देखने को मिलते हैं। और जब समर सीजन का एंड आता है तो कभी कभी क्या होता है कि आंधी तूफान देखने को मिलते हैं, मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है, ओले भी गिरते हैं कभी कभी। तो ये जो वेदर कंडीशन बनती है इस तरीके की, उसे वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है, क्योंकि ये बारिश किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। बट एक और तरीके की बारिश होती है जिसे प्री मानसून शावर बोलते हैं। मतलब मानसून आने से पहले जो बूंदाबांदी होती है या जो बौछार टाइप की आती है, उस टाइप की बारिश को प्री मानसून शावर बोलते हैं। ये बारिश आम की फसल के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसको मैंगो शावर भी बोला जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट एडवांसिंग मानसून या रेनी सीजन। तो रेनी सीजन अर्ली जून से शुरू होता है और इसके साथ ही पूरे इंडिया में बरसात होती है। ये बरसात छोटे छोटे ब्रेक्स में होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बारिश एक बार चालू हो गई तो 2-3 महीने तक बंद ही नहीं हो रही। बारिश होती है लेकिन ब्रेक्स में होती है। एक और चीज आपको बतानी है कि जो ये मानसून आता है वो भले ही पूरे इंडिया के लिए आता है, बट पूरे इंडिया में एक जैसी बारिश नहीं होती। कहीं पर बहुत अच्छी बारिश हो जाती है तो कहीं पर बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। जैसे कि राजस्थान एक एग्जाम्पल इस चीज का। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कहीं पर बहुत बारिश हो जाती है, इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और कहीं तो इतनी कम बारिश होती है कि सूखा पड़ जाता है। रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून, ये तो मैं बता चुका हूँ कि सितंबर की स्टार्टिंग से मॉनसून रिट्रेट करना शुरू कर देता है और अक्टूबर की शुरुआत तक मॉनसून पूरी तरह से नॉर्थन प्लेन से चला जाता है। बट आपको इसके अलावा भी एक फिनोमेना पढ़ना है जो कि है अक्टूबर हीट का। तो क्या होती है अक्टूबर हीट? देखो, द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। तो होता क्या है कि जब इंडिया से मानसून चला जाता है तब इसका एकदम क्लियर रहता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि मानसून अभी अभी इंडिया से गया है, इसलिए जो लैंड होती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर बकाया रह जाता है। तो जब सन की हीट लैंड पर पड़ती है तो जो लैंड का मॉइस्चर होता है वो इवापोरेट होना शुरू कर देता है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी बढ़ती है। और इस ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से जो भयानक गर्मी पड़ती है उसी को अक्टूबर हीट बोला गया है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, मॉनसून इंडिया को एकजुट करता है। मॉनसून के आने जाने की वजह से सीजन में चेंजेस होते हैं। लैंडस्केप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ, ये सभी मॉनसून के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। लोगों की एग्रीकल्चर भी मॉनसून पर ही डिपेंड होती है। यहाँ तक कि लोगों की लिविंग्स और उनके फेस्टिवल भी मॉनसून से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इंडिया के सारे लोग बेसब्री से मॉनसून के आने का इंतजार करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपका एक लाइक बहुत मैटर करता है, तो लाइक जरूर करना। और आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि क्लास 9 की वीडियोस के अलावा आपको क्लास 10th की वीडियोस भी इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ 2 चैनल और लॉन्च हो चुके हैं आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए, जिनका नाम है सनलाइट स्टडी साइंस और सनलाइट स्टडी मैथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो इन्हें विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।